Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, आपका जो थर्ड एग्ज़ाम है ओबी का वो भी कंडक्ट हो चुका है। अब बारी आती है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम पेपर की, जो है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अगर आपने अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से क्या रहे आप अपडेट रहें। देन बेल आइकन को प्रेस करना तो आपको भूलना ही नहीं है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, देन शेयर करें। ठीक है, तो आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की यूनिट वाइज कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सभी को करना क्या है कंपलसरी है, क्योंकि जो एग्जाम पेपर बनेगा उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपका बनेगा। तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, आप इस वीडियो के थ्रू आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक को कितनी प्रायोरिटीज़ देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होना है। तो आपका थर्ड एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अब बारी आती है आपके फोर्थ एग्ज़ाम की। जो फोर्थ एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होना है 9 फ़रवरी को। जो डे है वो आपका थर्सडे है और जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है आपका 103। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो का भी एक टारगेट है, और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है आपका 40 लाइक्स का। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट से पहले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ क्या करती रहूँ, आपको प्रोवाइड करती रहूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो फर्स्ट यूनिट है इस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर वो है आपकी इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिफाइन इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, एक डेफिनेशन भी देनी है किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट की। और जो मेनली जो यानी कि क्वेश्चन पेपर के जो अंदर आपकी डेफिनेशन पूछी गई है उसके अंदर प्रॉपर एक इकोनॉमिस्ट का क्या दिया है, आपको नाम भी दिया गया है कि आपको भाई इसकी डेफिनेशन बतानी है, आपको इनकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो नाम सजेस्ट करूँगी। ठीक है, जिनकी जो आपकी जो हर एग्जाम पेपर के अंदर मोस्टली एक ना एक जो डेफिनेशन है वो पूछी ही गई है, या तो रॉबिन की हो या फिर एडम स्मिथ की हो। लेकिन मोस्टली जो हर क्वेश्चन में देखने को मिल रही थी वो आपको एडम स्मिथ की मिल रही थी। तो आपको याद तो दोनों ही करनी है, एडम स्मिथ की भी देन रॉबिन की भी, लेकिन जो ज़्यादा फोकस करना है वो आपको एडम स्मिथ के ऊपर करना है। ठीक है, और अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें, जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है 2012, 14, 15 एंड 17 के अंदर। जो सेकंड है वो है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आपके सब्जेक्ट का नेम ही क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, उसके रिलेशनशिप क्या है, देन उसकी लिमिटेशन क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट 2 ईयर के अंदर क्या हुआ आपका रिपीट हुआ है 2020 के अंदर, 21 के अंदर। जो नेक्स्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट। तो आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपका साइंस है, आर्ट है, या फिर दोनों है। और ये जो क्वेश्चन है वो अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट 2 ईयर के अंदर क्या हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस लिहाज से ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करनी है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी है आपको रॉबिन्स ने और एडम स्मिथ ने। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, क्या उसके नेचर्स, मीनिंग, स्कोप, रिलेशनशिप होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन होती है। और जो इकोनॉमिक्स है वो आपका साइंस है, आर्ट है, या फिर दोनों है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ। जो यूनिट सेकंड का जो नेम है वो है आपका डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये जो यूनिट है इसके अंदर मोस्टली बहुत सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम पेपर के अंदर देखने को मिल रहे थे, और जो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो इसके अंदर आपका यूनिट सेकंड और थर्ड के अंदर से पूछा जा रहा है। तो आपको यूनिट सेकंड और थर्ड के ऊपर क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है आपका डिमांड, यानी कि आपको पता ही होना चाहिए कि डिमांड का मीनिंग क्या होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या डिमांड शेड्यूल होता है, क्या डिमांड कर्व होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2012, 13, 15, 18, 20 एंड 21। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा लास्ट 2 ईयर्स के अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम पेपर के अंदर आया है। तो जल्द अच्छे से कर लेना कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। ठीक है, हर यूनिट का जो नेम है, ठीक है, जो यूनिट वाइज जो भी कुछ नेम है उसके अंदर जिस यूनिट का भी जो भी नेम है आपको पता ही होने चाहिए कि उस यूनिट का क्या मीनिंग होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम पेपर के अंदर आता ही आता है। जो सेकंड है वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देख सकते हो कि कितनी बार रिपीट हुआ है, ये आपका रिपीट हुआ है 2011 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में एंड 20 में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप की। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमारे 3-4 टाइप हैं, लेकिन जो हर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल रहे थे, दो टाइप के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। जो फर्स्ट है वो आपका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन सेकंड है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स के भी फिर कितने सब टाइप्स हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को भी क्या करना है, आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, और बाकी के जो एक दो टाइप्स बचते हैं उसको भी क्या करना है, आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उसका जो कर्व है वो किस तरह से बनता है, शेड्यूल क्या होता है हमारे डिमांड का, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो क्वेश्चन रहा है आपका रिपीट 2011, 13, 14 एंड 21, ठीक है, के अंदर क्या हुआ है, आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका वाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्या आपको बताना है कि आपका जो डिमांड कर्व होता है, ठीक है, 1 मिनट, एक मिनट, स्लाइड जो है उसको क्लियर कर लूँ। यस, तो आपको बताना है कि जो डिमांड कर्व होता है वो आपका स्लोप डाउनवर्ड, या कि वो डाउनवर्ड क्यों होता है। तो क्या देना है आपको, उसका एक क्लियर क्या देना है, आपको रीज़न देना है कि स्लोप डाउनवर्ड का जो कर्व है, सॉरी, डिमांड का जो कर्व है वो किस लिए नीचे आता है। ठीक है, तो इसके करना है, आपको बताना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें तो 2011, 14, 17 एंड 21 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है, यानी कि लास्ट ईयर के अंदर भी ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका हो चुका है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, देन उसके टाइप, इसके बारे में भी आप पूछा गया है, और यही क्वेश्चन जो है आपका आगे भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें तो यह है आपका 2011, 13, 14, 15 एंड 17 के अंदर आया है। फिर आता है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आपको सप्लाई के बारे में भी पता होना चाहिए कि सप्लाई क्या होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या उसके फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या आपका लॉ ऑफ सप्लाई होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट सेकेंड ईयर के अंदर पूछा गया था 2020 के अंदर। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर हैं जो, यानी कि जो हमारी सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ये जो क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया था 2020 के अंदर। चलते हैं हम अपने यूनिट 3 के ऊपर। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है आपको दिख रहा होगा कितने सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं और कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो जो यूनिट है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ अच्छे से डिमांड एंड सप्लाई जो आपकी यूनिट है इसको अच्छे से करके चलना। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कि आपकी डिमांड होती है क्या, सप्लाई होती है, इनके लॉ क्या बोलते हैं, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, आपका जो डिमांड कर्व है वो नीचे क्यों आता है, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है उसका, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। जो नेक्स्ट है वो है आपकी यूनिट 3, वो है आपकी मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो जो यूनिट 3 है वो है आपकी मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस के अंदर जो फर्स्ट है वो है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मार्केट के क्या होते हैं, 2 कंपटीशन होते हैं। जो फर्स्ट क्या होता है वो आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन, जो सेकंड होता है वो आता है आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी आपके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, वो होता है आपका मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है यूनिट के नेम के। जो यूनिट का जो नेम है वो है आपका मार्केट एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, देन उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, और किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देन सेकंड आता है अब आपकी सेकंड जो है इसके अंदर है इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनपरफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था 2012 के बारे में हुआ था, 12 के अंदर हुआ था। सॉरी गाइस, कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बोलने में, तो इनको क्या करना है, इनको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, सेकंड क्या है वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है ये क्वेश्चन के बारे में आपको आपसे पूछा गया है 2012 में, 13 में, 19 में एंड
20 में, ठीक है। तो लास्ट ईयर के अंदर क्या हो, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से करना। देन सेकंड है वो है आपका मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली क्या होती है उसके बारे में बताना है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके नेचर्स हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आया है ये आपका 2011, 13, 15 एंड 21 के अंदर आया है। नेक्स्ट है वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, क्या उसके नेचर्स होते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था 2013 के अंदर एंड 20 के अंदर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट है वो है आपको डिफरेंस भी अच्छे से करना है कि परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका आया था 2018 के अंदर। फिर आता है आपका ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली क्या होता है, आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन का क्या होता है, ये एक आपका पार्ट होता है। तो इसके जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट 2 ईयर्स के अंदर क्या होता है, आपका रिपीट हुआ था 2020 के अंदर, 21 के अंदर। यहाँ पे फिर मैंने आपको डाल दिया है कि आप जो मार्केट है उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर ही आया था। और आपके जो यूनिट का नेम क्या है वो भी आपका मार्केट एनालिसिस है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट को किस तरह से एनालाइज करते हैं और मार्केट का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करके चलती हूँ। कब कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे वीडियो के अंदर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, यानी कमेंट करते हैं और मुझे बोलते हैं कि दी आपने तो आप सब कुछ बता दिया, यूनिट वाइज की यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं आपने तो सब कुछ बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं। तो देखो भाई, मैं भी कोई इतनी, यानी कि मेरे को, मैं ऐसी तो हूँ नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर दूँ कि भाई यही जो क्वेश्चन है ये आएंगे। मैं भी क्या कर रही हूँ, सभी प्रीवियस एग्जाम पेपर को क्या कर रही हूँ, एनालाइज करने के बाद आपको बता रही हूँ कि कौन सी यूनिट के अंदर जो कौन से टॉपिक हैं आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स आपके रिवाइज हो रहे हैं वो सभी टॉपिक्स को क्या करती हूँ मैं, राइट डाउन करती हूँ, फिर आप सभी के सामने लेके आती हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट का जो कोई भी क्वेश्चन छूटे, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन का क्या करती हूँ, हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को करती हूँ वीडियो के अंदर डालती हूँ, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे और आप सारे ही क्वेश्चन का को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो भाई ऐसा मत बोलो कि मैं सारे क्वेश्चन पे सारे ही क्वेश्चन डाल देती हूँ या सारे ही टॉपिक डाल देती हूँ, जब वो आपके रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम पेपर के अंदर आ रहे हैं, तो मैं उनको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यूनिट थर्ड के अंदर थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यूनिट थर्ड के अंदर क्या था आपका, यूनिट थर्ड का जो नेम है वो है आपका मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मार्केट है उसका मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। देन सेकंड चलते हैं अब इसके जो मार्केट एनालिसिस है वो डिवाइडेड हुआ है आपका दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, सेकंड है वो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो फर्स्ट है वो है आपका मोनोपोली, सेकंड है आपका मोनोपोलिस्ट, थर्ड है आपका ओलिगोपोली, ठीक है। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी तरह से कोई अच्छा सा फ्लो चार्ट बना देना। देन उसके बाद क्या करना है, सभी चीज़ों को 1 बाय 1 क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। अगर आपका ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है किसके अंदर, 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है या फिर 7.5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, तो आप इस फ्लो चार्ट को बना सकते हो। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4 का जो नेम है वो है आपका प्राइसिंग मेथड एंड नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी यूनिट 4 का नेम है प्राइसिंग मेथड एंड नेशनल इनकम, ठीक है। जो फर्स्ट नेम ही क्या है आपका, प्राइसिंग मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइसिंग यानी कि प्राइस को किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या उसको डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, प्राइसिंग की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं। फिर आती है आपका नेशनल इनकम। तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपने देश की नेशनल इनकम को किस तरह से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने कंट्री की नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपने क्लास 12th के अंदर तो पढ़े ही होंगे। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्राइसिंग पॉलिसीज़, ठीक है। तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ के बारे में पूछा गया है। ये आपका 2020 या 21 के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर क्या हुआ, ये क्वेश्चन आया है। तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज़ की, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी प्राइसिंग पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। तो ये जो टॉपिक है ये आपका आया था 2020 के अंदर। नेक्स्ट है आपका डुअल प्राइस पॉलिसीज़, कि आपकी डुअल प्राइस पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लास्ट सेकेंड ईयर के अंदर पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर ही आया है, रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करना है आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को कवर करके चलना है।
जो नेक्स्ट है वो है आपकी लास्ट यूनिट। तो फाइनली इस वीडियो की जो लास्ट यूनिट है वो है आपकी यूनिट 5, जिसका नेम है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये क्या है, आपकी यूनिट 5 का नेम है। तो यूनिट 5 का जो नेम है, इनके जो मीनिंग है, इनके बारे में आपको मेनली पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ, कि किसी भी इकोनॉमिक की किस तरह से ग्रोथ होती है, हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो क्या होती है, उसके अंदर बिजनेस साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, और इसका डिस इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड है इन्फ्लेशन, कि किसी भी कंट्री के अंदर किस तरह से इन्फ्लेशन होती है और किस तरह से जो हमारी जो कंट्री, यानी कि जब हम अपने ग्राफ को बनाते हैं तो उसका जो इन्फ्लेशनरी गैप आता है वो किस तरह से आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी क्या कर पाओगे आप इस यूनिट के सभी क्वेश्चन कर पाओगे, अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। जिसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप एंड कियांसे थ्योरी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 और 21 के अंदर क्या हुआ, आपका रिपीट हुआ है, लास्ट 2 ईयर के अंदर क्या है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होती है, क्या उसका मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि हम इसके जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है, और ग्राफ के अंदर किस तरह से हम अपने इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थ्योरी है वो थ्योरी आपको क्या कहती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल के टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी है, कवर करने की कोशिश यानी कवर ही करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट 2 ईयर के अंदर पूछा गया था, 2020 एंड 21 के अंदर। तो ठीक है, आपको करना है बिजनेस साइकिल का मीनिंग याद करना है, देन उसके फीचर्स देखने हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर आपका जो क्वेश्चन है बिजनेस साइकिल का जो क्वेश्चन है, अगर आपको 7.5 मार्क्स के अंदर या 15 मार्क्स के अंदर अगर वो पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, बिजनेस साइकिल को डिफाइन करने के बाद आपको बिजनेस साइकिल बना के दिखानी है। ठीक है, फिर उसके जितने भी आपके एलिमेंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है बिजनेस साइकिल के, उनको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 क्या करना है, आपको उनको डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपनी नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, जो नेक्स्ट है वो आपका इन्फ्लेशन गैप भी हो गया, बिजनेस साइकिल भी हो गया, फिर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर ही पूछा गया है, तो इसको भी क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है, और आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट वाइज, जो आपके लास्ट 10 ईयर्स के अंदर क्या हुए हैं, आपके रिपीट हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो अगेन एंड अगेन रिपीट हुए हैं हर ईयर में, आपको इन सभी यूनिट को इन सभी टॉपिक्स को करना है, अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इन सभी के ऊपर फोकस करना है, ताकि आप एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से कर पाओ, कंडक्ट कर पाओ, यानी कि ठीक है, अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाओ, और आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूनिट का जो कोई भी टॉपिक है वो आपका ना छूटे। ठीक है, सो यही था सिर्फ आज की इस वीडियो में, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सी यूनिट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा है, उम्मीद है कि आप सभी जो बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, अच्छे से एग्जाम पेपर को अच्छे से एग्जाम पेपर को करें, लिखें, और कॉन्फिडेंटली जाएं एग्जाम हॉल के अंदर, और कॉन्फिडेंटली क्या करना है, अपने एग्जाम पेपर को करना है, आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। सो thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, also don't forget to like, comment and subscribe my channel. Also share this video with your friends and colleagues, and providing your support to my channel, because without your support I am nothing. ठीक है, and all the best everyone once again. Bye bye, see you soon in the next video.